नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा दौर चल रहा है। महंगाई अपने चरम पर है। आम जनता को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। खजाना खाली है। फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बहुत ही खराब है। IMF कर्ज तो दे रहा है, लेकिन उसने ऐसी ऐसी कंडीशंस लगा दी हैं कि वहाँ की सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं और वहाँ की आर्मी जो इस वक्त की वहाँ की केयर टेकर सरकार को अपने इशारे पर चला रही है, उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि कैसे इमरान खान को सत्ता में आने से रोका जाए। तो मुश्किलों की एक लंबी लिस्ट है। इसी बीच पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है और इस बार यह सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने नहीं बल्कि एक पड़ोसी मुस्लिम देश ने किया है। अब मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। कहाँ तो पाकिस्तान इस बात का दंभ भरता था कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर है, यहाँ तक कि उसने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को भी इस्लामिक बॉम्ब कहना शुरू कर दिया था। लेकिन एक पड़ोसी मुस्लिम देश उसके घर में घुस के हमला कर जाता है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। अब पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बेबसी और शर्मिंदगी क्या हो सकती है। 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के घर में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, लेकिन वो अमेरिका था, एक सुपर पावर। भारत ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया था और फिर 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक किया था, लेकिन वो भारत था, एक उभरता हुआ सुपर पावर। अफगानिस्तान का तालिबान भी पाकिस्तान को अक्सर आंखें दिखाता रहता है, लेकिन इस बार तो ईरान ने, पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइलों की लड़ी लगा दी। तड़ातड़ ताबड़तोड़ कई मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर दाग दी। खबरों के मुताबिक ईरान ने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में आतंकवादी समूह जैशे अदल के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि इस हमले में कई आतंकी मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है, साथ ही 3 बच्चियां घायल हुई हैं। अब सवाल यह है कि यह जैशे अदल है क्या और ईरान ने क्यों इसको निशाना बनाते हुए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किया। दरअसल जैशे अदल, जिसका मतलब हुआ आर्मी ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ की फौज, ये एक सुन्नी सलाफी अलगाववादी आतंकी संगठन है। पहले यह जुंदालाह के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2012 के आसपास इसने अपना नाम बदलकर जैशे अदल कर लिया। इस आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान आर्मी का पूरा सपोर्ट हासिल है और यह दक्षिण पूर्वी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करता है। ईरान के इस प्रांत की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। अब वास्तव में इस झगड़े के पीछे शिया और सुन्नी का झगड़ा भी है। अब ये कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। अब बात यह है कि वैसे तो ईरान एक शिया बहुल देश है, लेकिन इस सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नियों का बहुमत है। अब पाकिस्तान समर्थित जैशे अदल ईरान के इस प्रांत के अलगाववादी तत्वों का समर्थन करता है, जो ईरान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि वो सुन्नी है और ईरान शिया बहुल्य देश है। अब यह जैशे अदल ईरान में आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहता है। यह संगठन इतना खतरनाक है कि ईरान के अलावा जापान, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने इसे बैन किया हुआ है। पिछले साल दिसंबर के महीने में इस आतंकवादी संगठन ने ईरान के सिस्तान इलाके में एक पुलिस स्टेशन को धमाके से उड़ा दिया था, जिसमें 11 पुलिस वालों की दर्दनाक मौत हो गई थी। खबरों के मुताबिक इस हमले के बाद ईरान काफ़ी गुस्से में आ गया था और ये माना जा रहा है कि इसका बदला लेने के लिए ही ईरान ने यह सर्जिकल स्ट्राइक किया है। वैसे ईरान के सैनिकों ने पहले भी पाकिस्तान की सीमा में घुसकर इस आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन मिसाइल से हमले ने मामले को इस बार और भी गंभीर बना दिया है। वैसे आपको बता दें कि यह आतंकी संगठन जैशे अदल पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ भी काम करता रहा है। कहते हैं कि यह वही आतंकी संगठन है जिसने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को
जो इंडियन नेवी के पुराने ऑफिसर भी हैं, पूर्व ऑफिसर भी हैं, उनको ईरान से अगवा कर पाकिस्तान को सौंप दिया था। जाधव को ईरान के चाबहार से किडनैप किया गया था और फिर पाकिस्तान ले जाया गया था। बाद में पाकिस्तान की अदालत ने जाधव को मौत की सज़ा सुनाई। फिलहाल यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ईरान द्वारा किए गए इस हमले के एक दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के साथ ईरान में मुलाकात हुई थी। वैसे तो इस मुलाकात में हाल ही में लाल सागर, रेड सी और भारत के तट के पास से गुजरने वाले कई कमर्शियल शिप्स पर मिसाइल और ड्रोन हमले जो हुए थे, जो कि गुजरात तट से 200 समुद्री मील दूर MV कैंप प्लूटो पर हमला हुआ था, आप उसको याद कीजिए, जिसमें कथित तौर पर ईरान समर्थित यमनी हूती विद्रोहियों का हाथ था, जिन्होंने ईरान में निर्मित ड्रोन इस हमले में इस्तेमाल किया था। ये सारे मुद्दों पर जयशंकर और ईरानी राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हुई थी। इसके अलावा वेस्ट एशिया, इजराइल हमास युद्ध, गाजा की वर्तमान स्थिति, इन सारे मुद्दों पर जयशंकर और ईरानी राष्ट्रपति की बात हुई। लेकिन इसके तुरंत बाद ईरान के द्वारा पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक करना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे हाल के दिनों में ईरान काफ़ी आक्रामक हो गया है और उसने सीरिया और इराक में भी अपने विरोधी आतंकवादी संगठनों पर ऐसे ही हमले किए हैं। अब सवाल है कि इन हमलों के बाद पाकिस्तान के सामने क्या विकल्प है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इस वक्त वो किसी भी युद्ध को अफोर्ड कर सके। डिप्लोमेटिक विरोध तो उसने दर्ज करा दिया है। पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और तेहरान के राजदूत को इस्लामाबाद लौटने से रोक दिया है। देखिए, अगर पाकिस्तान और ईरान के मिलिट्री पावर को आपस में कंपेयर करें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का मिलिट्री पावर ईरान से काफ़ी ज़्यादा है। अभी ग्लोबल फायर पावर की जो रिपोर्ट आई है, जो हर साल आती है, जो मिलिट्री रैंकिंग्स आती है, उसमें भारत चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पे भारत है। उस लिस्ट में पाकिस्तान 9वें स्थान पे है। मतलब टॉप 10 पावरफुल मिलिट्रीज़ में पाकिस्तान का भी नाम आता है। तो अगर सैन्य बल के लिहाज से देखें, मिलिट्री पावर के लिहाज से देखें, तो पाकिस्तान ईरान से कहीं आगे है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है। तो अगर कोई कन्फ्रंटेशन होता है तो पाकिस्तान का निश्चित रूप से पलड़ा भारी रहेगा। अगर हम लोग वेपनरी को देखें तो, मशीनरी को देखें तो अब समस्या ये आती है कि पाकिस्तान के पास वेपनरी तो है। अब देखिए, एक वक्त जब प्रेशलर अमेंडमेंट आया था, उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 और बहुत सारे जो मिलिट्री हार्डवेयर थी उसकी सप्लाई बंद कर दी थी। लेकिन जब से चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान की मिलिट्री हार्डवेयर की जो इन्वेंट्री है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो पाकिस्तान के पास मिलिट्री हार्डवेयर नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। उसके पास एयरक्राफ्ट भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं, जो वो चीन से उसको मिला है। लेकिन सिर्फ फाइटर जेट्स हो जाने से आप युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर युद्ध करना है तो उसके लिए आपके पास फॉरेक्स भी होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि वो किसी युद्ध को अफोर्ड कर सके? शूट एंड स्कूट तो एक चीज़ है, आप 10 प्लेन लेकर के गए, जैसे कि पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर में बालाकोट स्ट्राइक के बाद वो 10-12 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट भेज दिया था। लेकिन आप कोई लंबा युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि जैसे ही युद्ध खींचेगा तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आपके पास उस युद्ध को सस्टेन करने के लिए पैसे हैं कि नहीं है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त पैसे बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान इस स्थिति में है ही नहीं कि वो ईरान के साथ युद्ध को अफोर्ड कर सके। हाँ, उसके पास मिलिट्री हार्डवेयर ज़रूर है, और अगर फाइटर एयरक्राफ्ट टू फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक टू टैंक अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो पाकिस्तान ईरान से कहीं आगे है। लेकिन ईरान को इस बात का पूरा अंदाज़ा है। देखिए, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो तो सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में, सारी दुनिया में वो कटोरे लेके घूमते रहते हैं, पैसा मांगते रहते हैं। तो ईरान को ये मालूम है कि पाकिस्तान के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इनके पास पैसा नहीं है। इसलिए पाकिस्तान मिलिटरीली ईरान को जवाब नहीं दे सकता, और ईरान को इस बात का पूरा अंदाज़ा है। इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन तो डिप्लोमेटिक ही निकालना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान अपने लोगों को क्या जवाब देगा। वहाँ के लोग जब ये पूछेंगे कि आप तो एक न्यूक्लियर पावर हैं
और आपके घर में घुस करके एक ऐसे देश ने जो कि मिलिट्री पावर के लिहाज से आपके सामने कहीं पे टिक नहीं सकता, वो आकर के आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो आप क्या जवाब नहीं देंगे? अब पाकिस्तान की सरकार के लिए और पाकिस्तान की आर्मी के लिए अपने लोगों को इस बात का जवाब देना आसान नहीं होगा। उन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा, उन्हें अपना चेहरा बचाना पड़ेगा, फेस सेविंग कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तभी जा करके वहाँ की जनता। अब गनीमत यह है कि वहाँ पे इस वक्त एक केयर टेकर सरकार है। वो न तो नवाज शरीफ की सरकार है, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। उसका तो उतना स्टेक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी है, वो क्या मुंह दिखाएगी? उसके लिए तो बड़ी मुश्किल घड़ी है ये, और कोई सिंपल सॉल्यूशन इसका नहीं है। अगर कोई डिप्लोमेटिक रास्ता भी निकलता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े ही ह्यूमिलिएशन की बात होगी। कोई भी समझौता ईरान के साथ पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब बनेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।